कॉम्प्लेक्स है, मतलब नॉन एट्रीब्यूट्स हैं और उसको सॉल्व कर देते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त, थैंक यू सर। मेरे पास बड़ी अच्छी मिसाल है एक, इस चीज़ को बड़े आसान तरीके से आप लोगों ने भी बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया ऑफ कोर्स। और जब मैंने पहला वर्कशॉप किया था तो इस चीज़ पे बड़ी जो है ना डिस्कशन हुई, आर्ग्यूमेंट हुए, और आई वाज नॉट 100% एबल टू कम्युनिकेट कि मतलब ये फ़र्क क्या है। फिर मुझे बहरहाल कहीं वैसे ही बैठे किसी वजह से जो है ना मुझे एक मिसाल ज़हन में आ गई, वो मिसाल फिर मैंने शामिल कर दी इसके अंदर। बड़ी आसान सी मिसाल है। देखिए, एक जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम होता है ना उसका सॉल्यूशन ऑब्वियस हो सकता है, लेकिन वो सॉल्यूशन लेंदी भी हो सकता है, मुशक्कत वाला हो सकता है, आपकी कैपेसिटी या स्टेमिना से ज़्यादा भी हो सकता है, तो वो मुश्किल है। जैसे फॉर एग्जांपल, छोटी सी मिसाल, आप में से मैं रैंडमली 3 लोगों को कलेक्ट करूँ, इनफैक्ट एक किसी लेडी को भी बोलूँ, एक बहुत बड़ा पहाड़ है, आपको बोलूँ 3-4 लोगों के आप पहाड़ पे चढ़ो, मे बी वो कहेंगी हाँ मैं तो चढ़ जाऊँगी, क्योंकि उसे पता है कि मेरे अंदर जो है ना वो स्टेमिना है, मैंने पहले भी किया है, मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन आप में से कोई ऐसा हो सकता है कि यार ये तो मुश्किल है, आप यही लफ्ज़ बोलेंगे ना, ये तो मेरे लिए मुश्किल है। करना कैसे है वो ऑब्वियस है, वो पता है करना कैसे है, लेकिन आपके लिए करना मुश्किल है। अब वो कोई काम, वो ऐसे मैथमेटिक्स की आपने बात की, कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो ऑब्वियस होता है उनका सॉल्यूशन, लेकिन वो बहुत लेंदी होते हैं, वो लेंदी होते हैं, फिर उस वजह से बच्चों को मुश्किल लगते हैं। तो इसी तरह मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिसके अंदर लिमिट भी लग रहा है, डेरिवेशन भी हो रही है, आयोटा भी लगा रहे हैं, मतलब मल्टीपल किस्म की जो चीज़ें हैं उसके अंदर शामिल हैं, कोई एक मेथड उसमें नहीं है उसको सॉल्व करने के लिए, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। आप लोगों ने बताया ना कि मल्टीपल प्रॉब्लम हो, मल्टीपल इश्यूज हो, और उसका सॉल्यूशन ऑब्वियस नहीं होता बाय द वे, और पेचीदा मसला जो है किसी एक ऑब्वियस तरीके से हल नहीं होता, उसके कई तरीके हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि कौन मसले को हल कर रहा है, मसले को हल करने वाले की नॉलेज क्या है, मसले को हल करने वाले के स्किल्स क्या हैं, मसले को हल करने वाली टीम है या अकेला बंदा है, ऑर्गेनाइजेशन है तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, रिसोर्सेज आपके पास क्या हैं, टूल्स क्या हैं आपके पास, बड़ी चीजें हैं, मतलब वैरायटी है। हो सकता है कि एक मसला है ऐसा पेचीदा जिसको डॉक्टर साहब ने भी हल किया और सर ने भी किया, लेकिन दोनों ने हल कर लिया, लेकिन दोनों का हल करने का तरीका अलग अलग था, मसला हल दोनों ने कर लिया। इस तरह की गेम्स भी होती हैं बच्चों की, पजल होते हैं बचपन में, इस तरह के पजल भी होते हैं जो मुख्तलिफ तरीके से हल हो सकते हैं, उनका एक ऑब्वियस तरीका नहीं होता। जैसे वो क्यूब की मिसाल है, क्यूब जो है उसके भी उसका एक तरीका नहीं है, उसके मेथड्स हैं अलग अलग, डिपेंडिंग ऑन द उसकी जो भी एक्सपर्टीज है या जो भी सीखा है बच्चे ने। तो वो मसले जो मल्टी डायमेंशनल हो और ऑब्वियस ना हो उसका सॉल्यूशन, वो कॉम्प्लेक्स होता है। मिसाल अब मैं देता हूँ मैं आपको, वो स्टील की वो मोटी रॉड नहीं होती जिससे, अब तो खैर मशीनों से जब भी खड्डा खोदना होता है किसी बेसमेंट को बनाने के लिए तो मशीनें, लेकिन वो जब नहीं थी तो पहले वो हमारे पठान भाई जो हैं उनको दिया जाता था, वो थोड़े जानदार होते हैं, तो वो खोदते थे जमीन को, पहाड़ को, पत्थर को, और उसका टारगेट क्या था कि बस पत्थर को तोड़ना है और खड्डा खोदना है। मैं अगर यही काम कमर भाई को बोलूं करने के लिए तो इनके लिए तो डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं भी करना चाहूँ तो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं मुझमें वो ताकत भी नहीं है, वो स्टेमिना भी नहीं है।
और वो स्किल भी नहीं है बाय द वे। लेकिन अगर उसी पठान भाई को, बड़ा स्ट्रांग भी है, स्टेमिना भी है, उसी पठान भाई को मैं कहता हूँ यार ये तो खड्डा खोदना है ना, इसमें एक इशू है कि इसके अंदर जो ना इस फलां पोर्शन में इतने मीटर पे एक धात है, उसको नहीं तोड़ना, और इसके इतनी साइड में इतनी डेप्थ में फलां मटेरियल जो है ना मुझे प्योर फॉर्म में चाहिए, और उसी जमीन के अंदर मैंने कंडीशन लगा दी ना, ये है वो है, और इस जमीन का जो ये वाला टुकड़ा है ना तुम्हारे इस रॉड से नहीं टूटेगा, ये उसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो ज्यादा है, उसको तुम्हें एक दूसरा टूल है उससे तोड़ना पड़ेगा, या तुम देख लो तुम कैसे कर सकते हो। अब वो खरद हो जाना शुरू कर देगा, वो बोलेगा भाई मेरा काम ही नहीं है। वहां पे फिर मे बी आपको सिविल इंजीनियर की, सॉइल इंजीनियर की आपको जरूरत पड़े। वो पहले स्टडी करेगा, उसकी टेस्टिंग करेगा, और ऐसे भी इक्विपमेंट होते हैं जो ज़मीन की कुछ डेप्थ तक जो है, जैसे स्कोप्स होते हैं कुछ तरह के, वो एनालाइज हो जाता है कि इसके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, कौन सा मटेरियल है, मतलब वो पूरी एक स्टडी होगी। और फिर उस स्टडी के कंक्लूजन में फिर ये बताया जाएगा कि किस जगह पे कितनी चोट मारनी है और किस अमाउंट की मारनी है, किस टूल से मारनी है, पूरा एक डिजाइन बनेगा। उसके बाद वो चीज खुदना शुरू होगी। माइनिंग इंजीनियरिंग जो है, माइनिंग तो वैसे देखने में से कहने में क्या है, बस खड्डा खोदते जाओ और निकालते जाओ, लेकिन वो इंजीनियरिंग है। क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है। माइनिंग की फील्ड में जो काम करने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं वो इंजीनियर्स होते हैं। वो क्यों इंजीनियर्स होते हैं? क्योंकि वो ऐसा काम है जो कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट तो है ही, लेकिन साथ साथ कॉम्प्लेक्स भी है। तो अब इस हवाले से भी अगर आप सोचें तो जितने भी फील्ड्स हैं, सेक्टर्स हैं जहां पे पेचीदा इश्यूज हैं, मल्टीपल डायमेंशनल, जिसको हल करने के लिए हमें एक फंडामेंटल नॉलेज भी चाहिए, एक्सपर्टीज भी चाहिए, हमें हमारी नॉलेज की ब्रेड्थ भी होनी चाहिए, डेप्थ भी होनी चाहिए, स्किल्स भी चाहिए, फिर जाके वो मसला हल होगा। जैसे अब तो एक और मिसाल दूं मैं आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। आजकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो ज्यादा ग्रो कर रही है उसकी कुछ मेन वजूहत हैं। उसमें से एक वजह ये भी है कि इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स ने पढ़े लिखे लोगों को सही काम देना शुरू कर दिया है, पढ़े लिखे लोगों से पढ़े लिखे काम लेना शुरू कर दिया है, तभी वो ग्रो कर रही है। R&D की ज्यादातर जिम्मेदारी इंजीनियर्स को दी हुई है या ग्रेजुएट्स को दी हुई है जो हाईली क्वालिफाइड है खास तौर पे, और फिर उसमें फिर इनोवेशन भी हो रही है, डेवलपमेंट भी हो रही है। अब वो जो वहां पे जब काम करते हैं कोई भी मसला हल करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक नया प्रोसेस डिजाइन हो रहा है, अब सुनिए वेट प्रोसेसिंग की बात करते हैं, मेरी फील्ड है 1 सेकेंड। मैंने क्या किया कि एक प्रोसेस को मॉडिफाई कर दिया, उसकी रेसिपी फॉर्मुलेशन को मैंने मॉडिफाई कर दिया। अब उस मॉडिफिकेशन में मैं सिर्फ उसके कपड़े पे रिजल्ट्स नहीं देख रहा, मुझे इस बात का भी ख्याल करना है कि मेरी इनपुट कॉस्ट क्या है, मेरी वेस्टेज कितनी निकल रही है, और जो वेस्ट निकल रहा है वो अगर एफ्लुएंट में जा रहा है तो कितना नुकसान कर रहा है, उसकी सीओडी, बीओडी, टीडीएस क्या है, और अगर कोई ऐसा केमिकल इस्तेमाल कर रहा हूं नया तो क्या वो हेल्थ फ्रेंडली है या नहीं है, पैरामीटर्स क्या रखे हैं, ज्यादा एनर्जी कंजप्शन तो नहीं है उसकी, कितनी डायमेंशंस हैं। यानी कि मैंने सब इस तरह करना है कि एनर्जी कंजप्शन भी कम से कम हो, कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाए, लेबर इंटेंसिव भी ना हो, हेल्थ हजर्ड भी ना हो, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल भी हो। अब इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर कोई चीज मैं डिजाइन करता हूं तो वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, और ये एक इंजीनियर ही कर सकता है। बहुत सारे लोगों को एक जो है ना कंफ्यूजन होती है कि यार ये केमिकल इंजीनियरिंग तो बड़ी अजीब फील्ड है, केमिकल भी इंजीनियरिंग होती है क्या? समझ आता, बीएससी केमिस्ट्री समझ में आता है,
केमिस्ट्री में मास्टर्स की भी समझ आता है ये केमिकल इंजीनियरिंग क्या होता है। इसी तरह कुछ लोग इस तरह भी सोचते, अब तो नहीं सोचते बहरहाल, कि टेक्सटाइल में जो वेट प्रोसेसिंग की फील्ड है इसमें भी इंजीनियर्स होते हैं क्या, इधर इंजीनियर्स का क्या काम, वही तो काम है उनका। जहां भी आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डील करेंगे वहां इंजीनियरिंग है। जहां भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, कोई भी सेक्टर हो, वहां इंजीनियरिंग है। वो एक अलग बात है कि उस पर्टिकुलर फील्ड की में भी कभी इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, लेकिन है। देखो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, ये आपकी यूनिवर्सिटी भी जब बैचलर्स करवा रहे थे तो कितने साल इंजीनियरिंग प्रोग्राम था ही नहीं। यूईटी लाहौर से भी एसोसिएटेड थे लेकिन इंजीनियरिंग डिग्री नहीं थी। इंजीनियरिंग के लिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में ना एनटीयू, तब तो एनटीसी था, नेशनल टेक्सटाइल कॉलेज, ना वो इंटरेस्टेड थे इंजीनियरिंग के अलावा, उनकी ऑलरेडी जॉब मार्केट सेट थी और एक एलुमनाई का सेटअप था और बड़े स्ट्रांग वो, आज भी माशाल्लाह बड़े स्ट्रांग उनके एलुमनाई और बड़े लिंकेजेस हैं। तो उनको जरूरत है, वो अप्लाई नहीं करते थे, वो कहते थे हमें इंजीनियर के लाने की जरूरत नहीं है। और वो पीईसी वाले कहते थे कि ठीक है टेक्सटाइल, तो पीईसी में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के नाम से प्रोग्राम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ 1993 में, पहले नहीं था। इस तरह कई इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी ऑफिशियली 21वीं सदी स्टार्ट होने के बाद इंट्रोड्यूस हुआ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो कहने का मकसद ये है कि जरूरी नहीं है कि वो पीईसी या वॉशिंगटन एकॉर्ड उसे मानती या नहीं मानती। सिर्फ आप ये समझना है कि जिस फील्ड में भी कॉम्प्लेक्स है, जहां पे उसको सॉल्यूशन के लिए बाकायदा डिजाइन बनाना पड़ता है, वो इंजीनियरिंग की फील्ड है। ये आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम्स तीन तरह के हैं इंजीनियरिंग के सेक्टर में। एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है जिनको डील करते हैं इंजीनियर्स। दूसरे ब्रॉडली डिफाइंड प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको डील करते हैं टेक्नोलॉजिस्ट। और कुछ होते हैं वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स जो रूटीन बेस्ड होते हैं अमूमी तौर पे, वो उनको डील करते हैं टेक्नीशियंस। तो ये लेवल्स हैं। सर इसमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की आपने मिसाल दी कि इसके अंदर मुख्तलिफ तरीके का हो सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे पर्सन इनके पास प्रॉब्लम आई, इन्होंने एक तरीके से सॉल्व कर दिया, वही प्रॉब्लम इनके पास आई, इन्होंने थोड़ी मॉडिफिकेशन करके अपने तरीके से सॉल्व कर दिया। कल को अगर मेरे पास वही प्रॉब्लम आती है तो मेरे पास अपने रिसोर्सेज को देखते हुए ये दोनों ऑप्शंस होंगे। क्या ये कॉम्प्लेक्स रिलेटिवली इजी नहीं हो जाएगा सॉल्व करना? बड़ा अच्छा सवाल है, क्या ख्याल है आप लोगों का? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। जी कॉम्प्लेक्स तभी तो है कि उसकी कोई चीज क्लियर नहीं है, उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मल्टी डायरेक्शंस हैं, उसके हर बंदा अपने हिसाब से उसको रिजॉल्व कर सकता है। जैसे कोई भी चीज की रिसर्च करते हैं, रिसर्च होती भी रही पहले से, लेकिन हर बंदे का अपना आइडिया है। तो ये चीज है, वो दो तरीके से कर रहे हैं, तो ऑप्शन है आपके लिए। अब समझिएगा बात को बड़े गौर से, इन दोनों ने सॉल्व तो किया है लेकिन आपको पता ही नहीं है इन सॉल्यूशन के बारे में। उस सूरत में आपके लिए इसका सॉल्यूशन ऑब्वियस नहीं है, आपने खुद एफर्ट करने कुछ और, आप मे बी आपको कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा, कुछ और करना। आप खुद अगर करते हैं तो खुद आपको अपनी टीम बना के कुछ काम करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, तो उस वक्त ये कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर इन दोनों के सॉल्यूशंस आपके पास मौजूद हैं, रिसोर्सेज भी आपके पास हैं, तो उस सूरत में आपके लिए अभी ऑब्वियस हो गया, अभी कॉम्प्लेक्स नहीं है। स्टूडेंट्स भी ऐसे ही हैं। जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स को जब हम कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम की असाइनमेंट देते हैं तो जरूरी नहीं कि वो आपके लिए ऑब्वियस है तो वो कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप उन स्टूडेंट्स का जो अपना लेवल है उसके अपने हिसाब से वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है।
यानी कि ऐसी एक्सरसाइजेस, ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी असाइनमेंट्स, ऐसे सवालात बच्चों से हल करवाएं जो उनके लिए कॉम्प्लेक्स है, उनके लिए ऑब्वियस नहीं है। ये सवाल आपने, मैंने कहा ना अच्छा सवाल आपने किया, उसके इसका नतीजा मैं इस तरह निकाल रहा हूं क्योंकि आप लोगों को अल्टीमेटली स्टूडेंट्स पे अप्लाई करनी चीजें। तो ऐसी कई चीजें होंगी जो आपके लिए तो ऑब्वियस हैं, आप फील्ड के एक्सपर्ट हो, लेकिन बच्चों के लिए वो कॉम्प्लेक्स बन सकती है। आपको बेसिकली बच्चों को ट्रेनिंग देनी है कि कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को डील कैसे किया जाता है। हमें बेसिकली उसके वो एट्रीब्यूट्स डेवलप करने हैं, उस तरह की नॉलेज, उस तरह की स्किल्स डेवलप करने हैं, एटीट्यूड डेवलप करना है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कैसे डील करना है। और एक और चीज, बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए सिर्फ नॉलेज चाहिए। कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिसके अंदर नॉलेज के साथ साथ स्किल्स भी चाहिए, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर एटीट्यूड भी शामिल करना पड़ता है, तब जाके मसला हल होता है। जितने वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे, चाहे उसकी डेप्थ में चली जाए प्रॉब्लम की, चाहे उसकी ब्रेड्थ में चली जाए। डेप्थ और ब्रेड्थ की मिसाल मैं ऐसे देता हूं कि जैसे मैंने रिएक्टिव डाई की मिसाल दी ना, मैंने एक ऐसा रिएक्टिव डाई का प्रोसेस डिजाइन करना है जिसमें ना सॉल्ट इस्तेमाल हो ना अल्कली, और वो फिर ऐसा करना है कि जो है ना वो, अच्छा अब वो टेक्निकली अगर मैं इसको पॉसिबल कर देता हूं, वही रिजल्ट आता, तो ये है डेप्थ। और अगर मैं साथ साथ एनवायरमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी का भी ख्याल रख रहा हूं, तो ये है उसकी ब्रेड्थ। और अगर साथ साथ मैं अपनी नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड तीनों का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये है कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, या मे बी नीड बेस्ड भी हो सकता है। तो जितने वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे उतना कॉम्प्लेक्स वो प्रॉब्लम होगा। आगे बढ़े, ये डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि डिफिकल्ट की एक्टिविटीज की बात की जाए तो बाद में जो कहा है, लेट्स सपोज में असाइनमेंट दी जाती है कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, तो वो असाइनमेंट जो है वो सारे स्टूडेंट्स के पास दी जाती है, बाद वो कॉपी पेस्ट भी कर रहे हो। नहीं, आप अलग अलग असाइनमेंट दें, यानी कि अगर 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 आप ग्रुप बना के ग्रुप का असाइनमेंट दे दें। तो क्या ग्रुप के अंदर वो फिर इंडिविजुअल तो बच्चा इंडिविजुअल दे दें आप। जैसे अभी रिसेंटली हम लोगों ने बड़ा हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि कोविड की वजह से हमने ऑनलाइन एग्जाम जब लिया बच्चों से, तो HEC की तरफ से गाइडलाइन है कि ओपन बुक एग्जाम लें। तो ओपन बुक एग्जाम में मैंने कोर्स पढ़ाया था, मास्टर्स का कोर्स था, वो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स। तो उसमें जो मैंने सवाल दिए थे ओपन बुक, वो मैंने इस तरह दिए थे कि भाई आप कोई भी अपनी फील्ड का कोई रिसर्च टाइटल प्रपोज करें, उसकी आप समरी लिखें, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो लिखें, और उसी से रिलेटेड आप एक रिव्यू पेपर और एक रिसर्च पेपर आप सर्च करें लेटेस्ट, और उसकी समरी लिखें। और इस तरह के मतलब सवाल, यानी कि अब ये जब मैंने दे दिया बच्चों को सवाल हल करने के लिए, तो हर बच्चे का टॉपिक अलग है, खुद ब खुद हर किसी की असेसमेंट और इवैल्यूएशन अलग हो रही है। इसी तरह आप असाइनमेंट भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल करना है, मैंने पहले भी बताया था कल, कि आप बच्चों को जब भी आपको असाइनमेंट देते हैं, एक्टिविटी देते हैं, टॉपिक टाइटल भले या प्रॉब्लम भले अलग अलग हों, लेकिन उनकी टेक्सोनॉमी सेम रखना। टेक्सोनॉमी आप लोगों ने सेम रखनी है। टेक्सोनॉमी अगर आपने डिफरेंट रखी है तो वो फिर नाइंसाफी है। एक बच्चे को आपने जो है ना टेक्स्ट 2 मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल का आपने दे दिया, दूसरे बच्चे को आपने एनालिसिस मतलब उसका इवैल्यूएशन वाला लेवल दे दिया, सेम असाइनमेंट सेम मार्क्स, ये नाइंसाफी है। और इनफैक्ट ये ज्यादा बेहतर है कि अगर आप असाइनमेंट दें, उसके साथ आप ये भी बता दें कि ये असाइनमेंट किस सीएलओ से लिंक करता है और उसका टेक्सोनॉमी लेवल क्या है। और इन चीजों को आप जितना ट्रांसपेरेंट रखेंगे उतना आपका कोर्स फाइल अच्छा बनेगा और उतने पीसी वाले खुश होंगे। उनको फिर नजर आएगा कि यार ये अपनी हर एक्टिविटी को किसी न किसी सीएलओ के साथ और टेक्सोनॉमी डिफाइन करके कनेक्ट करते हैं, और हर सीएलओ पीएलओ के साथ तो कनेक्टेड है ही ऑलरेडी, और फिर ऑटोमेटिकली तो ट्रिकल अप होती है चीजें। असेसमेंट अल्टीमेट ये डायरेक्ट असेसमेंट पीएलओ की भी चल रही होती है साथ साथ।
कॉग्निटिव डोमेन में रहते थे कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हाँ, यस, जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जबरदस्ती स्किल्स भी इस्तेमाल करने। इनफैक्ट एक अच्छा इंजीनियर तो वही है, बाय द वे, एक अच्छा इंजीनियर वही है जो प्रॉब्लम्स को ऑन पेपर हल करे। मुझे बड़ी खुशी हुई थी, मतलब उस रात मुझे नींद नहीं आई थी जब ये मुमकिन हो गया था मेरे लिए। मैं जब पीएचडी कर रहा था, तो ये थोड़ी सी स्टोरी बता रहा हूँ, ये भी वंस अगेन एक एग्जाम्पल के तौर पे आप उसको लीजिएगा कि किस तरह हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को या इंजीनियर लेवल पे चीज़ों को लेके जा सकते हैं। तो मैंने पीएचडी की RMIT यूनिवर्सिटी से, वहाँ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं थी, वहाँ पीएचडी टेक्सटाइल्स थी। लेकिन मैं जब वहाँ गया, मैंने यार मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मैंने तो काम इंजीनियरिंग टाइप ही करना है। और वहाँ पे जब मैंने काम शुरू किया, मेरी फील्ड थी कलरेशन, टेक्सटाइल कलरेशन पे काम था, तो वहाँ पे ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था कि जो इंजीनियरिंग वाली फीलिंग आए। चलते गए और सुपरवाइजर का एक और प्रेशर था मेरे ऊपर कि भाई तूने मसला जो था ना, जो मैंने करना था, वो मैंने 1 साल में हल कर दिया था। जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो मैंने हल कर, लेकिन पीएचडी सुपरवाइजर जो था मेरा, वो बड़ा जबरदस्त। मेरा जिंदगी के कुछ मेंटोर्स हैं जिनको मैं दुआएं देता हूँ, वो मेरा, और इस मेंटर को मैं ये दुआ देता हूँ कि अल्लाह ऐसे हिदायत दे, क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है। मैक्स वाइट नाम है उसका। तो वो मुझे बार बार ये दिखाया, देखो ये पॉलिसी में है, पीएचडी तब मिलेगी जब तुम कोई एनालिटिकल वर्क करोगे, और जो तुमने कर दिया है ना, इसकी वजह बताओगे कि ये क्यों हुआ, इसका साइंटिफिक रीजन दोगे तुम, फिर तुम्हारी पीएचडी में। तो बहरहाल वो आपके ऊपर एक प्रेशर, कुछ टाइम ऐसा आता है पीएचडी में, आपके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है, आप हर जगह अपने रिसर्च के बारे में सोच रहे होते हो, आप सो रहे हो, जाग रहे हो, जहां भी हो, आप रिसर्च ही चल रही होती है आपके दिमाग में। तो इत्तेफाक ये हुआ कि मेरी पीएचडी के 2 ऐसे फाइंडिंग्स थी जो सोच की बुनियाद पे थी, सोचते सोचते आई वो चीज। मैं काम तो कर रहा था लैब में अनकॉन्शियसली बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही थी, मैं अनकॉन्शियसली ऑब्जर्व कर रहा था, ऑब्जर्वेशन में आ रही थी मेरी। तो उनको ऑब्जर्व करते करते जो है ना, वो फिर एक बार सोचते मेरा, यार ये जो मसला है तो उसका हल ये है, ये तो मैं हर दफे ऑब्जर्व करता हूँ लैब में, इस तरह रिजल्ट जब आते हैं, और मैं उन रिजल्ट्स को, उस ऑब्जर्वेशन को इसलिए साइड में रखता था कि उसका डायरेक्ट ताल्लुक नहीं था मेरे रिजल्ट्स के साथ। डिटेल में नहीं जाता मैं। तो बहरहाल फिर फाइनली ये हुआ कि मैंने एक ऐसा तरीका डिजाइन किया, अगर जो प्रोसेसिंग के फील्ड के लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं इस चीज़ को, कि जब हम फाइबर डाइंग करते हैं अयाज, तो डाई डिफ्यूजन बड़ी ज़रूरी होती है, ख़ास तौर पे एनानिक डाइज में। जितनी ज़्यादा डाई डिफ्यूज होती है फाइबर के अंदर, उतनी फिक्स होती है। अमूमी तौर पे डाई डिफ्यूजन की कोई मेजरमेंट इंडस्ट्री में नहीं होती है। डाई डिफ्यूजन की मेजरमेंट करता है कि कितनी % डाई सरफेस से फाइबर के अंदर गई, करता है कोई? और अगर इसको मालूम करने के जो तरीके थे पहले अब तक, वो ऐसे थे, या तो वो इनडायरेक्ट मेथड थे, यानी कि वो सेल्यूलोज का ब्लॉक लेके डाई पेनिट्रेट करवा के देखना कितनी लेंथ है, कपड़े पे नहीं हो रहा है, इनडायरेक्ट मेथड है। या तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स इस्तेमाल हो रही है, या तो फिर एनालिटिकल सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं केमिस्ट्री एनालिसिस के, जो इंडस्ट्री में आमतौर पे होते नहीं है। फिर मैंने एक ऐसा मेथड डिजाइन किया कि आप इंडस्ट्री में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हर किसी के पास होता है, उसको इस्तेमाल करते हुए आप डाई डिफ्यूजन % निकाल सकते हैं। कोई एक फार्मूला, जब वो उस वक्त मुझे फील नहीं आई कि यार मैं इंजीनियर हूँ, एक फार्मूला जो ने ड्राइव किया, उसको फिर एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, वो ये पेपर था, वो फिर अमेरिकन जर्नल में पब्लिश किया मैंने। दिखाता हूँ मैं आपको, वो जो फीलिंग थी ना मेरे अंदर, वो फील, यार हाँ मैं अब इंजीनियर हूँ। इसी तरह एक और फाइंडिंग भी थी, वो भी पब्लिश किया, वो फिर किसी और जर्नल में किया था, वो फाइबर्स एंड पॉलीमर्स में। वो भी ऐसा काम था कि आप, ये तो बड़े आप समझ भी जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड डाइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप सोडियम क्लोराइड को हटा के कोई और सॉल्ट इस्तेमाल करें तो उसकी कंसंट्रेशन सेम नहीं रहती,
क्योंकि उनकी जो मॉलिक्यूलर वेट मास है वो अलग होता है। सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम सल्फेट इस्तेमाल करें तो मे भी आपको कम ग्रामेज इस्तेमाल करनी पड़ती है, लेकिन अब वो कितनी, सोडियम क्लोराइड की 60 ग्राम पर लीटर में आपकी डाइंग हो रही है, तो सोडियम सल्फेट की कितनी, फिर आप उसके लिए लैब एक्सपेरिमेंट लगाएंगे। आप क्या करेंगे, 20 पे करेंगे, 30 पे करेंगे, 40 पे करेंगे, 50 पे करेंगे सर, फिर आप ऑप्टिमाइजेशन का एक सेटअप लगाएंगे, फिर आपको पता चलेगा कौन सी ऑप्टिमम वैल्यू है। मैंने जो तरीका बनाया उसके अंदर आपको लैब में जाने की जरूरत ही नहीं है। उसका तरीका ये है कि आप उस सॉल्ट की आयोनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करें, केमिस्ट्री का एक फार्मूला है, और उतनी ही आयोनिक स्ट्रेंथ में अगले केमिकल की कितनी कंसंट्रेशन चाहिए वो आप मालूम कर लें। आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे आपको एग्जैक्टली वही रिजल्ट मिलते हैं। तो ये साइंटिफिकली पहले प्रूव नहीं था, वो फिर प्रूव हो गया। दिखाता हूं आपको मैं, जो प्रोसेसिंग है उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर्स इन दोनों। ये रहा, ये रोल ऑफ आयोनिक स्ट्रेंथ जो है, एक मिनट, ये रहा, एक ये पेपर है, ये वही जो आपको सॉल्ट, ये दोनों पेपर से मुझे जो है प्योर फीलिंग आई कि मैं इंजीनियर हूं, और यही फीलिंग हमने अपने बच्चों को ट्रांसफॉर्म करनी है कि जितना हो सके वो अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए चीजों को सॉल्व करें। और इसका मतलब एक और ये भी है कि हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को ज्यादा नॉलेज देते हैं, स्किल्स से कम देते हैं। टेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट, उनको स्किल्स ज्यादा दिए जाते हैं, नॉलेज इंजीनियर से कम दी जाती है। और जो टेक्नीशियंस होते हैं उनको बहुत ज्यादा स्किल्स दिए जाते हैं और नॉलेज और कम दी जाती है। ये फील्ड का तकाजा है, सेक्टर्स का एक तकाजा है। तो हमने हमेशा याद रखना है कि हमने इंजीनियर्स को नॉलेज ज्यादा देनी। और ये एक पेपर, ये कलर रिसर्च एंड एप्लीकेशन के नाम से एक जर्नल है, अमेरिकन जर्नल है। ये अब इसका टाइटल पढ़ें आप। और ये इत्तेफाक की बात है, ये दोनों वो पेपर हैं, मुझे रात को सोचते सोचते ये आइडिया ज़हन में आया, मैंने पेपर पे ऐसे कैलकुलेशन की और वो वर्क कर रहा था पेपर पे, तो पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। फिर जब मैं सुबह सुपरवाइजर से मीटिंग हुई तो मुझे सुपरवाइजर सारी बात सुन के मुस्कुराया, और मुझे पहली बार उसने की, तुम रात को सोए हो? मैंने बोला नहीं, मैं नहीं सोया, कि ऐसे होता है। वो बड़ा खुश हुआ मेरा। फिर बाद में इसको मेच्योर लेवल पे फिर इसको एक्सपेरिमेंटली बाद में हुई है ना, देखो, द यूज ऑफ रिफ्लेक्टेंस मेजरमेंट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डायमेंशनल फाइबर। वापस आते हैं हम बात पे, इस बात को हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, डिफिकल्टी, कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, ये सिर्फ ये है कि यूँ समझ लें कि डेफिनेशन की हद तक हमने, आई होप के अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है कि कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है क्या, किस तरह हमने इसको डील करना है। अब ये इंटरनेशनल इंजीनियरिंग अलियांस की तरफ से एक डेफिनेशन टाइप कुछ एक अंडरस्टैंडिंग है, मैं इसको ना पढ़ूंगा ना मैं ही अभी इसको मैं ज़्यादा डिस्कस करूंगा। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये उनके मुताबिक कि जो है ना, ये कुछ एक्टिविटीज उन्होंने ये डिफाइन की हुई हैं, इनमें से कोई भी दो एक्टिविटीज किसी भी प्रॉब्लम के अंदर शामिल हो जाए तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब ये पढ़ लीजिएगा क्या है, ठीक है। लेकिन मैंने बहुत ही आसान तरीके से हमारी लैंग्वेज में मिसालें देकर आपसे भी पूछा, हमने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप जो की है उसको बस बरकरार रखना है, और कोशिश यही करनी है कि बच्चों को इस काबिल बनाना है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नॉलेज इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल डायमेंशन वाला जो ऐसा प्रॉब्लम जो उनके लिए ऑब्वियस ना हो, उसकी ट्रेनिंग उनको देनी है कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम के हवाले से। स्पेशली आप लोग, आपके करिकुलम में जो कोर कोर्सेज हैं टेक्सटाइल के, उनमें तो सब में कम से कम एक ऐसी एक्टिविटी जरूर करवाएं कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। और दूसरी एक बात, ये बात याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, और इस बात से अयाज साहब खुश होंगे, और क्योंकि उसमें आपके कोर्स फाइल का पेट भरेगा और पीसी वाले भी खुश होंगे। वो ये
कि आप जब भी कोई सीईपी एक्टिविटी करें तो उसको टाइटल जरूर दें, सीईपी उस पर लिखे सीईपी, वहां मेंशन करें सीईपी एक्टिविटी है, सीईपी असाइनमेंट, सीईपी एक्टिविटी। अगर फाइनल ईयर के क्वेश्चन पेपर में, और सॉरी फाइनल ईयर, फाइनल सेमेस्टर जो एग्जाम होता है, क्वेश्चन पेपर में कोई सवाल आपने ऐसा दिया हुआ है जिसके अंदर सीईपी का इस्तेमाल हो, बच्चे को अपनी जो है कॉग्निटिव डोमेन में किसी प्रॉब्लम को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो या किसी टेक्सटाइल की कोड, तो वहां भी आप मेंशन कर सकते हैं। हम जहां सीएलओ को कनेक्ट करते हैं ना, वहीं नीचे ब्रैकेट में लिख दे कि ये सीईपी असाइनमेंट, सीईपी क्वेश्चन है। लेकिन ज्यादातर सीईपी असाइनमेंट्स डिजाइन प्रोजेक्ट्स और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में होते हैं, और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट तो बाय द वे होता ही है सीईपी। अगर कोई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सीईपी नहीं है तो ये नाइंसाफी है। आखिरी वो हायर ऑर्डर, अच्छा हाँ एक मिनट, हाँ एक मिनट, ठीक, मैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के हवाले से बता रहा हूँ। हायर ऑर्डर सीईपी जरूरी नहीं है, वंस अगेन, कि उसका ऑर्डर जो है ना हायर ऑर्डर हो। मिडिल ऑर्डर सीईपी हो सकता है, लेकिन ये फिर नाइंसाफी हो जाएगी कि आप लोअर लेवल टेक्सोनॉमी दें और फिर सीईपी भी दे दें, ये फिर नाइंसाफी हो जाएगी। ये जो अप्लाई वाला लेवल, अप्लाई एप्लीकेशन लेवल से लेकर अगले जो भी लेवल्स है 4 टोटल, वो लेवल आप सीईपी में दे सकते हैं। 2 सीएलओज हैं। हाँ वहां पर आप कैसे देंगे, मतलब आई डोंट नो, हो सकता है अल्लाह आलम, डिपेंड करता है कोर्स क्या है, आप क्या करवाना चाह रहे हैं। या तो फिर आप जब सीएलओ डिजाइन कर रहे हैं तो उस वक्त आप अगर वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी देना चाह रहे हैं तो उस वक्त आप उसका लेवल हाई कर दें, C3 कर दें उसको। देखिए आप एक्टिविटी तो जो करवाएं, लेकिन ऑफिशियली अगर आपका वो सीएलओ उसका टेक्सोनॉमी अप्रूव नहीं है ना, तो फिर आपके लिए इश्यू हो सकता है। जी मैंने आपको बताया, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जब भी कोर्स सेमेस्टर में एंड होता है तो टीचर इवैल्यूएशन फॉर्म भरा जाता है, उसमें ये चीजें एड्रेस करें कि मैं चाहता हूं कि इस सीएलओ की टेक्सोनॉमी ये होना चाहिए, या इसमें एक सीएलओ ऐड करना चाहिए, इसमें ये कंटेंट रिवाइज करने चाहिए, जो भी आपको समझना है उसमें दें जरूर। जी आपके डिजाइन प्रोजेक्ट और कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, ये दो बातें की सर। डिजाइन प्रोजेक्ट में कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, आप टर्मिनोलॉजी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे पहले टर्मिनोलॉजी सही करें। डिजाइन प्रोजेक्ट मैंने कहा, और दूसरा कहा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैंने नहीं कहा, मैंने कहा है कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। और 3 चीजें हैं असल में, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, डिजाइन प्रोजेक्ट और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अभी जो आपने सवाल किया मेरी अगली स्लाइड में। इसके बाद जो अगली स्लाइड है वो है ही इस बाबत, इस बारे में, और वो ये है। मैं थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार करता हूँ, आप इसको पढ़ें, आपको फिर मैं समझ भी आ जाएगा। पढ़ने से तो आधे से ज्यादा समझ में आ जाएगा, फिर मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। पहले आप इसको पढ़ें। अयाज भाई ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप भी नोट करें। तस्वीर ना निकाले, मैं दे दूंगा प्रेजेंटेशन आपको। मेरे हिसाब से तो ये आपको याद होना चाहिए, तस्वीर निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसमें है क्या, क्योंकि ये सब चीजें आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑलरेडी। काम चल रहा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे मे भी कुछ लोगों के लिए एक नया लफ्ज हो, पीबीएल, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। ये आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा यूज होता है,
लेकिन हर लेवल पे, स्कूल लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे, टर्शरी लेवल पे, हायर मतलब स्टडीज में प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जेनेरिक वर्ड है। और जब हम इंजीनियर्स की बात करते हैं तो यही प्रॉब्लम अगर हम कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम बना दें और इसको फिर हम इस तरह पढ़ें, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, तो ये हो जाएगी इंजीनियरिंग की लर्निंग। सही है? बेसिकली हैं दो अलग अलग वर्ड, क्योंकि ये भी टर्मिनोलॉजी काफी पीसी वाले भी आएंगे तो इस्तेमाल करेंगे, और मे बी आप फिर कंफ्यूज, यार ये पीबीएल ये क्या नया टर्म है? कुछ भी नहीं है, सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, यानी कि ऐसी लर्निंग जो मसलों को हल करने के लिए सिखाई जाए, जो मसलों को हल करने के लिए काम आए, या मसलों को हल करने की प्रैक्टिस करवाई जाए, या मसले को हल कराते कराते लर्निंग करवाई जाए, तो ऐसी लर्निंग को प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग कहते हैं। अब वो कौन सी पॉसिबल एक्टिविटीज हैं, बट नॉट ऑल, वो कौन सी पॉसिबल एक्टिविटीज हैं जो अक्सर पीसी की टीम एक्सपेक्ट करती है किसी इंस्टीट्यूट से कम, वो ये है। इसके अलावा भी कई एक्टिविटीज हो सकती हैं आपकी अपनी। फॉर एग्जांपल मैंने अगर मैथमेटिक्स का कोई असाइनमेंट दे दिया या ग्रुप वर्क कराया, उसमें उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की एप्लीकेशन बता देगा स्टूडेंट्स जी, एप्लीकेशन बताते नहीं जाए, बल्कि एप्लीकेशन करवाएं। मैं जब आई वाज वेरी लकी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में और कॉलेज में बड़े अच्छे टीचर्स मिले। तो कॉलेज में एक टीचर था हमारा जो हमें कैलकुलस पढ़ा रहा था, डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन। वो इंटीग्रेशन हमें इस लेवल पे उसने सिखाई, उसने कहा एक दफ़ा, अवेश अब कल तुम अगर आओ तो रास्ते से कोई भी पत्थर लेके आ जाना और एक गेंद लेके आना। क्या कहा उसने? एक पत्थर लेके आना और एक गेंद लेके आना। अब इंटीग्रेशन पढ़ना था हमने नेक्स्ट डे, तो उसने उठते, यानी कि वो कॉलेज का टीचर था, उसको वो क्या लेजेंडरी टीचर्स थे वो, आजकल नहीं मिलते थे टीचर्स, मैंने नहीं देखे। तो मैं जब लेके गया तो कहा कि अब इस बॉल का अगर तुम्हें वॉल्यूम मालूम करना हो कैसे करोगे? मैंने आपका मसला ही नहीं है, मैं इसका जो है ना डायमीटर ले लूँ, या इसका जो पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस ले लूँ, या जो फार्मूला है मैं इसमें पुट करके मालूम कर लूंगा। जी अच्छा, इस पत्थर का अगर तुम्हें वॉल्यूम मालूम करना हो तो कैसे करोगे? आई वॉज लाइक आई डोंट नो। फिर उसने बताया कि दैट्स वेयर यू नीड इंटीग्रेशन। फिर वो जो एरिया अंडर द स्कोप वाला जो तरीका होता है, एरिया अंडर द स्लोप जो बनाते हैं इंटीग्रेशन जब हम कर रहे होते हैं, तो वो समझाया। उसने बताया कि इसकी जो एक्सट्रीम एजेस हैं उसको तुम नापोगे, और इस तरह जो है बड़ा उसका एक तरीका बताया, मुझे भी एग्जैक्टली अभी याद नहीं है मेरा इतनी मैथमेटिक्स। तो उसने मुझे बताया कि इस पत्थर का वॉल्यूम आप इस तरह मान करो, एक्सट्रीम एजेस को पॉइंट आउट करके उसकी मेजरमेंट लेके, और उसके बाद आप उसकी जो इंटीग्रेशन का तरीका होता है एरिया अंडर द स्लोप वाला, तो आप उसके जरिए आप करोगे। प्रैक्टिकल कम से कम ये होना चाहिए एप्लीकेशन बताया प्रैक्टिकली पॉसिबल ना। नहीं, आप, मैं असल में इस एग्जाम्पल के देने का मतलब ये है कि आप सोचिए मैं किस लेवल पे बात कर रहा हूँ। हम तो इंजीनियर्स प्रोड्यूस करने वाले हैं, हमारा मैथमेटिक्स का टीचर तो ये लाजमी करवाए उनसे। मेरा बस चले मैं तो मैथमेटिक्स के कोर्स में प्रैक्टिकल रख दूं। ये कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम जो है इसकी एक्टिविटीज दैट रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंटल वर्क या लैब वर्क नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी तो नहीं है, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट कराएंगे, प्रैक्टिकल कराएंगे, उससे ये होता है कि एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा डेवलप होती है बच्चे की। जो मेरी नॉलेज है, जो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, वो वाकई में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो किस तरह अप्लाई हो रहा है, उस पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। बाकी ये जो कह रहे हैं सर, मतलब ये अगर इस तरह भी कर रहे हैं, कोई ऐसा एक प्रॉब्लम करवा दे बच्चे जिसकी एप्लीकेशन तक उनको लेके जाते हैं, डिस्कशन की हद तक ही सही, या कोई सा प्रॉब्लम देते हैं एप्लीकेशन, तो ये तो बहुत एक अच्छा लेवल है। तो बहरहाल अब सबसे पहला आप कोई भी असाइनमेंट दें या कोई भी एक्टिविटी दें, चाहे इंडिविजुअल एक्टिविटी हो या ग्रुप वाइज एक्टिविटी हो, बच्चों को आप क्लास के यानी ड्यूरिंग सेमेस्टर किसी कोर्स में आपके पास सेशनल मार्क्स होते हैं, उस सेशनल मार्क्स के साथ आप प्ले कर सकते हैं ना।
फॉर एग्जाम्पल 20 सेशनल मार्क्स आपके हाथ में हैं, तो आप 4 एक्टिविटीज भी कर सकते हैं 5-5 मार्क्स की। और जितनी ज्यादा एक्टिविटीज करेंगे उसमें बच्चों का ये फायदा होगा कि उनको ज्यादा चांस मिलेगा CLO अटेंड करने का। आप 2 भी कर सकते हैं 10-10 मार्क्स की, 5-5 मार्क्स की 4 करेंगे तो आई वुड रिकमेंड दैट डू इट। दूसरा डिजाइन प्रोजेक्ट। अच्छा, आप डिजाइन प्रोजेक्ट का वर्ड बड़ा इस्तेमाल करते हैं। एक एक्टिविटी में हम एक ही CLO को फोकस करेंगे या डिफरेंट? ये मैं बात आपको पहले ही बता चुका हूं। जब आप कोई भी एक्टिविटी करवाते हैं बच्चों से एक ही टाइम पे, डेडलाइन भी सेम है, तो आप उनका CLO की मैपिंग और टेक्सोनॉमी लेवल भी सेम रखेंगे। सवालात या टारगेट्स या ऑब्जेक्टिव भले अलग अलग हो, लेकिन उनकी टेक्सोनॉमी और उनका CLO की मैपिंग सेम होगी, अदरवाइज तो नाइंसाफी हो जाएगी ना बच्चों के साथ। जी, ये तो मैंने कहा है कि मिड से पहले करना है, मैंने तो कहा ही नहीं। तो मिड से पहले दे दें आप, एक असाइनमेंट मिड से पहले दे दें, एक मिड के बाद दे दें। वो तो डिपेंड करता है ना आप अपने कोर्स को किन डायनामिक्स में लेके जा रहे हो, कैसे चला रहे हो आप। आपका टेंटेटिव टीचिंग प्लान क्या कहता है? आपने लेसन प्लान भी बनाना होता है, उसके अंदर आप प्री डिफाइन कर दें चीजों को। ये कोई बाइंडिंग नहीं है कि आपने असाइनमेंट या कोई भी चीज मिड से पहले करनी है या मिड के बाद करनी है। ये इज टोटली फ्लेक्सिबल अप टू टीचर। हमारे पास 32 लेक्चर है टोटल, तो सर 32 लेक्चर में हमारे पास अगर 50 की स्ट्रेंथ है तो हम किस तरह से सबको अलग अलग टॉपिक्स और सेम चैप्टर सॉल्व भी रख सकते हैं जैसे नाइंसाफी की ना हो। ये मैं नहीं कह रहा कि आप अलग अलग टॉपिक दें, ये तो ये कह रहे हैं कि अगर मैं अलग अलग, ये ज्यादा फॉर एग्जाम्पल ज्यादा एफिशिएंट टीचर है, ये मैनेज कर लेता है इस तरह। तो ये इसका सवाल था कि अगर मैं अलग अलग टॉपिक देता हूं तो फिर क्या। मैं तो नहीं कह रहा कि आप अलग अलग टॉपिक दो, आप सेम टॉपिक भी तो दे सकते हो बच्चों को। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में आप सेम टॉपिक दे सकते हो। मैं आपको एक मिसाल दूं, चलो एक और मिसाल देता हूं मैं आपको, मिसालों से ज्यादा समझते हैं। आपकी बैच के साथ मेरे साथ गालिबन किया था वो नेचुरल डाई वाला, याद है प्रोजेक्ट? वो तुम लोगों की बैच के साथ किया था, अगली बैच में किया था। डाइंग के कोर्स में नेचुरल डाई से जो है ना, ऑब्जेक्टिव था कि नेचुरल डाई ढूंढे अपने इर्द गिर्द, कोई भी उससे कलर करना है। नहीं, आपका बैच नहीं था, अगला बैच था। नहीं, वो अगला बैच था। एक असाइनमेंट दिया बच्चों को मैंने, वो ये, अब ये थोड़ा, ये मैंने CEP एक्टिविटी करवाई थी, थर्ड। उसके अंदर बच्चों को मैंने कहा गया, देखो फाइबर आप चूज करो, कॉटन लो, पॉलिस्टर लो, वूल लो, सिल्क लो, लेकिन कोशिश करो हर स्टूडेंट अलग अलग फाइबर ले या अलग अलग कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर कॉटन कोई ले रहा है तो कोई निटेड फैब्रिक ले, कोई वोवन ले, कोई नॉन वोवन ले, कोई यान ले, कोई फाइबर ले, कोई फाइबर डाइंग करे, कोई यान डाइंग करे, ऐसा हर स्टूडेंट का मटेरियल अलग हो, नंबर 1। नंबर 2 मैंने ये कहा कि इन सारे आपके जो सिलेक्टेड फाइबर्स हैं, आपने उनको डाई करना है नेचुरल कलर से। कोई पोमेग्रेनेट से कलर कर दे, कोई चाय से कलर कर दे, कोई मेहंदी से कर ले, कोई मैरीगोल्ड फ्लावर से कर ले, कोई इंडिगो से कर ले, कोई जमीन से कोई चीज निकाल के, या कोई भी नई चीज करके आ जाओ। लेकिन स्टडी आपको ये करनी है कि जो आप नेचुरल कलर यूज करने वाले हो उससे पहले उसका आप लिटरेचर करें। लिटरेचर में ये देखें कि उसकी आयोनिक कैरेक्टर क्या है और आपके फाइबर की क्या आयोनिक कैरेक्टर है, उसकी एप्लीकेशन पॉसिबल है या नहीं है, कहाँ पे सॉल्ट इस्तेमाल करना है, कहाँ पे नहीं करना है। अब कोर्स में तकरीबन करवा चुका बनाई, जो डाई इस्तेमाल की जिस चीज की, उसका एक वो पीस लगा दिया, डाई का जो क्रश पाउडर है वो भी लगा दिया, सैंपल भी लगा दिया, उसकी जो है डाइंग रिजल्ट्स, केबाइस वैल्यूज और उसकी फास्टनेस प्रॉपर्टीज कार्ड तैयार किया। बेहतरीन असाइनमेंट थी है, CEP एक्टिविटी थी है, वो मैनेजेबल है, कर सकते हैं आप। ऐसे कई चीजें कर सकते हैं आप। और फिर जब इस तरह की चीजें आपके कोर्स फाइल में लगी हो
फिर मजाल है कोई पीसी की एक्टिविटी, पीसी वाले कुछ कमेंट करें फिर आपको। तो वंस अगेन इट इज प्योरली अप टू अस हाउ डू वी मैनेज। और यही वजह है कि जितने हम ज्यादा वेल प्लान्ड होते हैं पढ़ाने से पहले, उतनी ज्यादा हमें भी और स्टूडेंट्स को भी आसानी होती है उन चीजों को अचीव करने में। यही तो एक और स्पिरिट है इस ओबी सिस्टम का, कि हमें वेल प्लान्ड होना है और बच्चों को प्री इन्फॉर्म करना है हर चीज के बारे में, कि इसमें कंटेंट्स क्या है, इसके सीलोस क्या है, कौन कौन सी एक्टिविटीज करने वाले और कौन सा सीएलओ किस तरह असेस होना है। जो लेसन प्लान बनाते हैं उसमें ये भी तो डिटेल देते हैं हम कि फलां हफ्ते में ये टॉपिक कवर होगा और उसकी असेसमेंट किस किस तरह होगी, असाइनमेंट से होगी, सवाल से होगी, मिड सेमेस्टर में सवाल आएगा, फाइनल, ये सब प्लान देना होता है, पूरा मैप देना होता है बच्चों को। और जितने ज्यादा हम वेल प्लान्ड होते हैं उतनी आसान एग्जीक्यूशन हो जाती है हमारे लिए भी और बच्चों के लिए भी आसान हो जाता है उसको परसू करना। जी जी। लेसन प्लान जब मैं कॉलेज में था तो हमें वो दे बुक थे जिसमें सारी चीजें बनाते। तो यहाँ हमें पेज पे बनानी है एलएमएस नहीं, फॉर्मेट होगा ना आपका लेसन प्लान का? नहीं, एलएमएस पे है बस। नहीं, अच्छा दूसरी बात ये, आप अगर एलएमएस यूज कर रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप प्रिंट यूजुअली नहीं निकालते, लेकिन डेफिनेटली जब भी कोई कोर्स खत्म हो, ये प्रैक्टिस आप जरूर करें। आपका जब भी कोर्स कोई सेमेस्टर एंड हो, सेमेस्टर के एंड में क्यूईसी ये डिमांड कर सकती है कि हर टीचर एलएमएस के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका प्रिंट निकाल के तरतीब करके सेक्शंस बना के आप उसको कोर्स फाइल में कन्वर्ट करें। फिजिकल फाइल भी होना चाहिए, ये फिर जब पीईसी वाले आते हैं एग्जिबिट रूम में रखने में काम आएगा। तो आप एक जो है ना वो कोर्स फाइल के कंटेंट की एक जो है ना टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाएं। टेबल ऑफ कंटेंट किसकी? कोर्स फाइल की। उसमें भैया वो चेकलिस्ट भी होगी, टीचर को पता है कि ये लगाना, ये लगा, जो चीज लगती जाए फाइल में वो चेक करता है। और वो लिस्ट आप बनाए क्यूसी वाले। बस फिर तो आप तो सब कुछ कर रहे हो माशाल्लाह, गुड है। अब आता हूं मैं अगली बात पे जो कट गई, डिजाइन प्रोजेक्ट्स। ये बड़ा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं पीसी वाले, डिजाइन प्रोजेक्ट। अक्सर फिर कंफ्यूजन होती है, यार ये फिर डिजाइन प्रोजेक्ट अलग चीज है, फिर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या है? बहुत आसान अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो प्रोजेक्ट्स जिसको मिनी प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं, जो हम सेमेस्टर के दौरान किसी कोर्स एक्टिविटी में करवाए। अब वो वंस अगेन टीचर टू टीचर डिपेंड करता है। तो आप जरूर अपने कोर कोर्सेज में कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज करें, जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ कोर्सेज में बच्चों से मशीन्स डिजाइन करवाते हैं, कुछ मशीन या कोई प्रोसेस मॉडिफिकेशन की जो है ना इस तरह की, या फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी मिसाल दी थोड़ी देर पहले, जो नेचुरल डाइंग वाली, इसको भी हम डिजाइन प्रोजेक्ट में लेके जा सकते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी यानी मिनी प्रोजेक्ट टाइप 2 हफ्ते का 3 हफ्ते का असाइनमेंट बेस्ड होता है, लेकिन मिनी प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं इसको। फिर हम बजाय मिनी प्रोजेक्ट की या कुछ और टाइटल दें तो बेहतर है आप उसको टाइटल दें डिजाइन प्रोजेक्ट। वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करें जो पीईसी एक्सपेक्ट करती है। और आई नो हम में से काफी टीचर्स ऑलरेडी ये चीजें कर रहे होते हैं, सिर्फ जरूरत किस बात की है? राइट टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करें। राइट का मतलब हरगिज ये नहीं कि वो मतलब यूनिवर्सली राइट है। राइट का मतलब ये है कि पीसी वालों के की डिमांड के मुताबिक समझ, यानी कि उनके मैनुअल में वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई है। तो यही वजह है कि मैं बार बार इस चीज पे आ रहा हूं कि वो टर्मिनोलॉजी आप जरूर यूज करें। ये अभी तक जो हमारी स्लाइड चल रही है टर्मिनोलॉजी की ही चल रही है। अगली चीज फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, इसमें तो डेफिनेटली सीईपी एड्रेस होता है। और मैं तो ये कहता हूं कि जिस फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में सीईपी ना हो तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है ही नहीं। अगर कोई नेगेट करता है तो बोले। अगर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में भी अगर हम सीईपी एड्रेस नहीं करते तो फिर वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है ही नहीं, उसका लेवल ही नहीं है वो। फिर ओपन एंडेड लैब का भी पता होगा आप लोगों को।
कितनों को नहीं पता ओपन एंडेड लैब के बारे में? हाथ ऊपर करें। ओपन एंडेड लैब क्या होती है? ओपन एंडेड लैब क्या? नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। ओपन एंडेड लैब वंस अगेन एक टर्मिनोलॉजी है किसी एक एक्टिविटी की, और एक्टिविटी क्या है? आपके वो कोर्सेज जिसके अंदर लैब है, उस लैब के लिए आप लैब मैनुअल बनाते हो। अच्छा, वंस अगेन कुछ यूनिवर्सिटीज में लैब वर्कबुक कहा जाता है, प्रैक्टिकल वर्कबुक, और जो पीसी वाले टर्म इस्तेमाल करते हैं वो है लैब मैनुअल। आपके पास पता नहीं कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है, लैब मैनुअल। अच्छा, लैब मैनुअल का वंस अगेन ऐसा भी आपके लिए वंस अगेन कमर साहब होते तो मैं उनको भी पॉइंट आउट करता। अच्छा वो, अच्छा मौजूद हूं। अच्छा, क्या बात है सर जी। कमर भाई सुनिएगा। जी जी सर। एक दफा क्या हुआ, हमारे किसी XYZ डिपार्टमेंट में पीसी की टीम विजिट कर रही थी, तो जैसे ही वो लैब में गए और लैब टेक्नीशियन को बोला कि यार इस लैब के जो लैब मैनुअल से वो दिखाओ, वो पता है उसने क्या दिखाया? आप नहीं सुन रहे? मैं सुन रहा हूँ सर। तो सोच रहे हैं अभी? नहीं, मैं आपकी तरफ से जवाब का इंतजार कर रहा हूँ कि क्या दिखाया उसने। नहीं तो फिर आप बोलेंगे ना मुझे समझ नहीं आ रही, फिर मैं बोलूंगा। अच्छा, उन्होंने जो है ना वो मशीन मैनुअल होते हैं ना, जो ऑपरेटिंग मैनुअल्स, वो उठा के दे दिए। उसकी वजह ये थी कि हमारे पास जो है लैब मैनुअल जो है बेसिकली प्रैक्टिकल वर्कबुक के नाम से जाना जाता है। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है, मैंने बताने का मकसद ये है कमर भाई कि ना सिर्फ आपकी फैकल्टी मेंबर बल्कि आपका लैब स्टाफ, आपका एडमिन स्टाफ, उनको भी टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए। सही बात है सर, बिल्कुल सही है। और उसके लिए तो मैं कहता हूं आपके जो लैब स्टाफ है उसके लिए आप इंटरनली एक अलग सेशन करें बिफोर द विजिट, उनको समझाएं कि इस चीज को ये क्या कहा जाता है, इसको ये, और एनवायरमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रोटोकॉल समझा। आप इंप्लीमेंट तो करते हुए आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है। ठीक है सर, बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट हाईलाइट किया सर। जी जी। अच्छा, अगली चीज जो है वो है इंडस्ट्री सुपरवाइज्ड प्रोजेक्ट। सॉरी, अच्छा वो कर दूं, ओके सही है। सर FYP भी तो इंडस्ट्री सुपरवाइज्ड प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं, और ज्यादा बेहतर यही है कि आप FYPs को ही इंडस्ट्री सुपरवाइज प्रोजेक्ट में ले जाएं। लेकिन मैंने अलग से इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पीसी ये भी एक्सपेक्ट करती है। आप भले FYPs को इंडस्ट्री सुपरवाइज कर देना, अब इंडस्ट्री सुपरवाइज प्रोजेक्ट्स ये होते हैं, समटाइम्स क्या होता है, और आपके इंस्टीट्यूट में ऐसे होता है, आई नो आपके कुछ फैकल्टी मेंबर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्री के साथ मिलकर R&D प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। अब उस R&D प्रोजेक्ट्स में अगर आप स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर देते हैं ऑफिशियल लेवल पे, और उसमें फिर आप उनके सुपरवाइजर बन जाएं और को सुपरवाइजर उसका इंडस्ट्री का बंदा बन जाए कोई, और वो ऑलरेडी इंडस्ट्री का एक प्रोजेक्ट है, R&D प्रोजेक्ट है, तो वो प्रोजेक्ट क्या कहलाएगा? इंडस्ट्री सुपरवाइज प्रोजेक्ट। अब चाहे वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हो या इंडिविजुअली कोई प्रोजेक्ट हो, या डिजाइन प्रोजेक्ट के सूरत में आप करें, या इनफैक्ट कोई किसी स्टूडेंट का पर्सनल इंटरेस्ट है उसमें करें, या बच्चे जब इंटर्नशिप पे जाते हैं उस इंटर्नशिप को आप इंडस्ट्री सुपरवाइज प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर दें, ऐसे भी होता है, ये भी कर सकते हैं। तो वो फिर बाकी स्टूडेंट के साथ नहीं, वो फिर उसमें CLO में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, CLO या PLO में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। लेकिन ये फिर सिर्फ ये आप अगर इस तरह कुछ कर रहे हैं तो पीसी को शो जरूर करें, तो ये भी हम करते हैं, ये उस हवाले से। ये पोस्ट फाइल करते हैं। हाँ, बाकी जो भी चीज आपने CLO और PLO के लिए असेस करनी है तो वो सबके लिए करनी है। ये जो इंडिविजुअल होगा, हमारी इंटर्नशिप मैंडेटरी है, उनको एक क्रेडिट देते हैं। अच्छा, आप लोग देते हैं, ठीक है, उसमें हम इसको ले ले इसको। अब एक इंटर्नशिप तो ऐसी होती है कि जिसमें
ज्यादा ओरिएंटेशन ही हो रही होती है बच्चों की, कि बच्चे जाते हैं कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सी मशीन है, प्रोसेस फ्लो क्या है, पैरामीटर्स क्या है, कौन से कपड़े चल रहे हैं, क्वालिटीज कौन सी हैं, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, केमिकल क्या है, हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए क्या कर रहे हैं और एनवायरमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, कॉस्ट क्या है, ये सब ओरिएंटेशन टाइप एक ट्रेनिंग होती है, वो भी जरूरी होती है। मेरा तो मशवरा यही है कि ऐसी एक ट्रेनिंग जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए। उसके अलावा दोबारा अगर आप भेजते हैं स्टूडेंट्स को किसी इंटर्नशिप पे और फिर उसको आप इंडस्ट्री सुपरवाइज R&D प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो एक सोने पे सुहागे वाली बात। और अगर वो फिर आपके PLO से लिंक्ड है तो सबके लिए हो जाएगी, और अगर PLO से लिंक्ड नहीं भी है तो फिर उसका आप शो जरूर करें कि हम ये करते हैं इस तरह की एक्टिविटीज। ठीक है, हाँ सॉरी, ओपन एंडेड लैब तो रह गया। ओपन एंडेड लैब आसान है, तो वो समय बात ले मैनुअल से, पता नहीं वो कमर भाई को डांटना शुरू कर दिया मैंने। वो ओपन एंडेड लैब जो है वो ऐसी लैब है, यानी कि हमारे जो लैब मैनुअल से प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 या प्रैक्टिकल नंबर 1, उसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव लिखा होता है, एपरेटस लिखे होते हैं, प्रोसीजर लिखा होता है, थ्योरी लिखी होती है, और रिजल्ट्स का एक सेक्शन होता है कि रिजल्ट्स आप यहाँ लिखें, फिर क्वेश्चंस एंड आंसर्स होते हैं, मतलब क्वेश्चंस होते हैं, और फिर लैब की फाइनल चेकलिस्ट होती है, ये सारे इसकी जो है ना वो होते हैं। अब ये जो लैब मैंने अभी बताई ये है गाइडेड लैब। क्या लैब है? गाइडेड लैब। सो कहते हैं गाइडेड लैब। गाइडेड लैब में क्या होता है कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर भी बताया होता है, कौन से एपरेटस कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना है वो भी बताया होता है, सब कुछ बताया होता है, सिर्फ बच्चे ने करना होता है। जितना ज्यादा करेगा उसके स्किल्स उतने अच्छे होंगे। ओपन एंडेड लैब ये होता है जो कि अमूमी तौर पे सेमेस्टर के एंड में करवाए जाते हैं। ये होता है टास्क बेस्ड। आप बच्चे को एक ऐसा प्रैक्टिकल करने के लिए बोलते हैं जो पहले आपने उसको कराया नहीं है, और ना ही वो मैनुअल में गाइडेड होता है, उसमें सिर्फ टास्क लिखा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे वही 1 सेकेंड डाइंग के कोर्स में एक ओपन एंडेड लैब दी जाती है कि डाइंग ऑफ पॉलिएस्टर कॉटन ब्लेंड 1 बाथ ये करें आप, उसको गाइड नहीं किया हुआ, मे बी थ्योरी डिस्कस की हुई है क्लास में, दूसरे प्रैक्टिकल किए हुए, ब्लेंडेड फाइबर्स की डाइंग जो है वो 2 बाथ समझाई हुई है एग्जॉस्ट में, कंटिन्यूस में, लेकिन 1 बाथ 1 स्टेप नहीं करवाई, वो लैब मैनुअल में भी नहीं है। अब वो बच्चा खुद ही सोचेगा कौन सी डाई मैंने लेनी है, कौन सा मटेरियल लेना है, कौन सी मशीन इस्तेमाल करनी है, उसका प्रोसीजर क्या रखना है। अच्छा, स्टिल ये प्रैक्टिकल होगा वही 3 घंटे का ही, लेकिन करना बच्चे ने सब कुछ खुद है, सोचना खुद है। तो ये प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के जिम्मे में आता है, क्योंकि बच्चा खुद सोच के कर रहा है। नहीं, वो इसलिए नहीं आ सकती कि वो 3 घंटे की एक्टिविटी नहीं है। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और ये अंडरस्टैंड कर लें कि ओपन एंडेड लैब लाजमी ऐसी हो जो 3 घंटे की लैब या मैक्सिमम 2 प्रैक्टिकल्स में कंप्लीट हो जाए, यानी कि 6 घंटे। ऐसी एक्टिविटी जो 3 या मैक्सिमम 6 घंटे में कंप्लीट कर ले, तभी उसको हम ओपन एंडेड लैब कह सकते हैं। अदरवाइज हम उसको लैब नहीं बोलेंगे, वो फिर प्रोजेक्ट या असाइनमेंट बन जाएगी, या तो फिर वो डिजाइन प्रोजेक्ट बन जाएगा या फिर असाइनमेंट बन जाएगी। ठीक है, ये खास बात है इसके लिए, ओपन एंडेड लैब के लिए। एक और एग्जांपल दूं, कलर साइंस का एक कोर्स पढ़ाता हूं, उसमें ऑफ कोर्स जो भी एक्टिविटी हम लैब मैनुअल्स में कराते हैं उसमें नहीं मार्क्स होते हैं। इनफैक्ट आपके मैनुअल में ये चीज छपी होनी चाहिए कि ये ओपन एंडेड लैब है और ये 1 2 3 4 टॉपिक्स है ओपन एंडेड के, इसमें से कोई भी बच्चा चूज करे और लैब करे, और बाकी सारे पेजेस खाली हो रिजल्ट्स वाले और क्वेश्चंस वाले, बाकी गाइडेड कुछ भी ना हो उसके अंदर। और उसमें यूजुअली जैसे आम प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं इसके भी होंगे। एक और एग्जांपल, कलर साइंस का कोर्स पढ़ाता हूँ, उसमें आपको बता दूं कि जब कलर डिफरेंस एवेल्यूएशन सिखा देते हैं बच्चों को, इंस्ट्रूमेंटल कलर डिफरेंस एवेल्यूएशन, तो उसके बाद उसके जो पहली इंपॉर्टेंट यूटिलाइजेशन है वो है कलर मैचिंग। हम क्या करते हैं, बच्चों को एक स्टार्टिंग रेसिपी देते हैं, ये स्टार्टिंग रेसिपी है, ये कपड़ा है और ये डाई है और ये प्रोसीजर है,
अब कलर मैच करो। अब उसने कलर मैचिंग परफॉर्म करनी है और स्टार्टिंग रेसिपी ऐसी दी जाती है कि वो बहुत क्लोज होती है, ज्यादा दूर नहीं होती। यानी कि अगर वो थोड़ा इंटेलिजेंटली अगर कलर डिफरेंस इवोल्यूशन करे और स्मार्टली अगर रेसिपी को मॉडिफाई करे तो वो 1 स्टेप में ही वो मैच कर लेता है, या मैक्सिमम 2 स्टेप में। तो फिर ये एक्टिविटी भी हम उसको ओपन एंडेड लैब में लेके चले जाते हैं इसको, क्योंकि बच्चा सब कुछ खुद कर रहा होता है। फिर वो जो भी उसकी मतलब कलर साइंस के पर्सपेक्टिव वो खुद एनालाइज कर रहा होता है कि कितना डिफरेंस है, तो रेसिपी फॉर्मुलेशन में क्या मुझे कैलकुलेशन करनी चाहिए, कितना फर्क करना चाहिए, कौन सी डाई बढ़ानी चाहिए, कौन सी कम करनी चाहिए, वो खुद ही सब कर रहा होता है। और ये फिर प्रैक्टिकली यूज भी होता है इंडस्ट्री में। अगर कोई फॉर एग्जाम्पल डाइंग की फील्ड में जाता है, प्रिंटिंग की, तो कलर मैचिंग करनी पड़ती है, उसकी ट्रेनिंग भी हो जाती है फिर। तो इस तरह की जो ओपन एंडेड लैब्स हैं वो आप अब स्पेशली आपके जो कोर कोर्सेज हैं उसमें लाजमी रखें, ठीक है। चाय का ब्रेक है अभी। सर मतलब जैसे इंट्रोडक्शन लेवल में जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें ना भी हो, लेकिन जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनमें लाजमी होते हैं। हाँ, लेकिन आपके मैथमेटिक्स वाले टीचर काफी मोटिवेटेड हैं, मुझे लगता है। ये तो मुझे लगता है कोई मिरेकल करेंगे इंशाल्लाह, और ये बड़ी अच्छी अप्रोच है सर। लेकिन ये है कि बच्चों को कभी ओवर बर्डन में नहीं लेके जाएगा, लेकिन वो अगर हैप्पीली चीजों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उनको आप बस खींच के रखें, उनको उड़ाएं आसमानों में नॉलेज की बुनियाद पे। और जितना ज्यादा कोई भी इंजीनियर मैथमेटिक्स में स्ट्रांग होता है उतना ज्यादा वो इंजीनियर होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में सिर्फ हम मतलब वो पर्टिकुलर नॉलेज या एक्सपर्टी हासिल नहीं कर रहे होते हैं। मैथमेटिक्स की एक्सरसाइजेस करने से दिमाग का कॉग्निटिव लेवल बढ़ता है। वो अप्लाई करें ना करें, मैथ्स की एक्सरसाइजेस वैसे ही अगर करता रहे कोई, तो उसका कॉग्निटिव कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है वो बढ़ती है, उसकी एक्सरसाइज हो रही है। क्या बात, फर्स्ट या सेकंड ईयर के बच्चे वहां पे गए कॉन्फ्रेंस पेपर में, उनका नाम भी आया। जबरदस्त यार, ये चीजें हाईलाइट करो आप, ये आप इन चीजों में लेकर आओ, ये प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जो है ना इसमें आप लेकर आओ। देखिए हम बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे होते हैं जो पीईसी को दिखाने के लिए जबरदस्त होती है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी हमें लिंक करनी होती है बस, किस काम के लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल करें, और इसी वजह से हम ये वर्कशॉप कर रहे हैं मेनली। चाय का ब्रेक है सबको, ये सही है, यानी कि आप नहीं चाहते ना मैं थोड़ा रेस्ट लूं। सर प्लीज। अगर ओपन एंडेड लैब में आपने जैसे बात की थी, अभी एग्जांपल दिया था, तो स्टूडेंट थोड़ा सा थिंक सोचे क्या करना है। लेकिन अगर एक्सक्यूज मी, समझ नहीं आ रही मुझे सर, आप दोबारा बोलें। आपने ओपन एंडेड लैब की जो बात की थी, जो एग्जांपल दिया था, अगर आप जैसे स्टूडेंट इज सपोज टू थिंक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग से कम ओपन एंड हेल्प, थोड़ा उसको अपने पास नोट्स और लेक्चर्स भी देखने पड़ेंगे। मेरा सवाल ये था, जैसे आपने अगर 20 बच्चे हैं और 20 बच्चों को एक ही प्रॉब्लम दिया, क्या ये था या मुख्तलिफ प्रॉब्लम? नहीं, वो एक ही ओपन एंडेड लैब है, लेकिन करना सबने इंडिविजुअली है। तो हाउ डू यू रेट के, क्योंकि सोचने वालों तो फिर एक ही बच्चा होता, बाकी तो पार्टिसिपेटरी वाले बन जाते हैं। नहीं, देखिए आपको मिसाल दूं, it is not related to knowledge only, lab is related more to skills, और हर बच्चे के स्किल्स अलग होते हैं। आप 4 बच्चों से डाइंग करवाएं, चारों की डाइंग रिजल्ट्स अलग होंगे, उसमें से एक अच्छी डाइंग करके आएगा और एक ऐसा भी जो बहुत बुरी ड्राइंग करके आएगा, किसी की अनइवन डाइंग भी होगी। अब जो जिस तरह के वो रिजल्ट्स देके आएंगे उस तरह के उनको रिमार्क्स मिलेंगे और मार्क्स मिलेंगे। नहीं, मैं वो गलत चीज है, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल असाइनमेंट मैंने डाइंग के दिए तो कम से कम इवन डाइंग तो करे ना। वो एक बच्चा अनइवन डाइंग कर रहा है और एक बच्चा इवन डाइंग कर रहा है, तो आप मार्क्स ज्यादा किसको दोगे? सिंपल सी बात है ना ये।
और वो भी आप सेमेस्टर के एंड में, अब वो डाइंग वाइंग सब स्किल सीख चुके हैं, उसके बाद आप आखिर में ओपन एडिट कर सर, ठीक है ना। तो क्योंकि लैब जो इज रिलेटेड मोर टू स्किल्स, तो इसलिए मैटर नहीं करता है। वो फिर स्किल्स जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, जितना वो इंटरेस्टेड होगा, उतने अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। ये आपके लिए अट्रैक्टिव स्लाइड है ये, और आपके लिए कि पीसी के इवेल्यूएटर से बात है तो उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो जो अगली स्लाइड है उसमें कुछ चीजें तरतीब से लिखी हुई हैं। टर्मिनोलॉजी हमने तकरीबन समझ ली है, इस सिस्टम में जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वो तकरीबन समझ ली है। अब मजीद समझना है उनकी एक्सपेक्टेशन, और अब टर्मिनोलॉजीज को और सिस्टम को लिंक करना है पूरा सेटअप समझने के लिए, प्रोसेस को कंप्लीटली समझने के लिए। वो अगली स्लाइड इसी बारे में, और उसमें फिर कुछ एक्सरसाइजेस भी हम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ, ये मैं अभी एडिट कर देता हूँ। ये है 14 ही, आपको बताता हूँ इसको इस तरह लिखा जाता है। भाई थैंक्स टू यू, वो तो मुझे नहीं दे रहे थे ब्रेक लेकिन जो है ना, आपने मुझे ब्रेक दिलवा दिया, बड़ी मेहरबानी। मैं गला खुश्क हो गया मेरा। अरे उसके अंदर प्रैक्टिकल भी था, उस C++ प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिकल भी था। तो मैंने उनसे कहा यार आप जो है ये जब प्रैक्टिकल करवाते हो तो उसमें किस तरह के प्रैक्टिकल्स हैं। तो उन्होंने बताया कि ये C++ प्रोग्राम कोई प्रोग्राम दे देते हैं कि भाई ये फला चीज प्रोग्राम करो, उसका रिजल्ट ऐसे आना चाहिए। तो मैंने बोला यार अच्छा, अगर किसी भी किस्म की इक्वेशन हो, उस इक्वेशन का प्रोग्राम बन सकता है? हाँ बन सकता है। फिर मैंने क्या किया, फाइबर से लेकर यान, फैब्रिक, प्रोसेसिंग की जितनी भी कैलकुलेशंस हैं और फार्मूला है उसकी बनाई लिस्ट, जो जो वेल नोन फार्मूला उनकी बनाई लिस्ट। वो लिस्ट मैंने पकड़ा दी उनको, क्या ये फार्मूला है, इनके प्रोग्राम बनवाओ बच्चों से। कि फॉर एग्जांपल आपका काउंट जो है इनडायरेक्ट सिस्टम, डायरेक्ट सिस्टम में टेक्स्ट में दिया हुआ है, तो उसका इनडायरेक्ट सिस्टम में इंग्लिश काउंट की क्या वैल्यू होगी फॉर एग्जांपल। एक उसका कन्वर्जन फैक्टर है और उस तरह करके
इस तरह के कई और फार्मूला, जैसे फॉर एग्जांपल रेसिपी में जब हमें कंसंट्रेशन मालूम करनी होती है, एप्लीकेशन कंसंट्रेशन, तो उसकी हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो ये सारी चीजें जो ना फार्मूला बेस्ड जो है वो फार्मूला सारे दे दिए। तो बच्चों ने जब वो हर बच्चे को अलग फार्मूला मिला। अब जब उन्होंने बच्चों ने प्रोग्राम बनाया तो यानी यूं समझ लें कि उनकी ऑटोमेशन हो गई फार्मूला की। यानी कि आपको अगर किसी की चीज की रेसिपी कैलकुलेट करनी है, आप इसे वैल्यूज डालें, ठक करके जो है एंटर किया, आपको कैलकुलेशन करनी है, आपको अलग से पेपर पे या तो ये इतनी अच्छी एक एक्सरसाइज हो गई थी कि फिर जो है तब ये पीईसी का आउटकम नहीं था। तो अगर यही एक्टिविटी अगर अभी हम करते हैं ओबी सिस्टम में, तो ये तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और इसको कोर्स फाइल का पार्ट बनाना चाहिए इन चीजों को। तो आप भी जो एक्टिविटीज कर रहे हैं तो उनको आप किसी न किसी फाइल का, अगर हो सके तो कोर्स फाइल का हिस्सा जरूर बनाएं। जी 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 जी, तो ये अच्छी अप्रोच, इनको डॉक्यूमेंट करें। और अभी ये जो एक्सपेक्टेशंस हम ये नेक्स्ट स्लाइड में जो पढ़ने जाएंगे उसमें मजीद आपको ये साफ तरीके से पता चल जाएगा कि डॉक्यूमेंटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। उसमें एक ऐसी एक्सपेक्टेशन है पीईसी की टीम की जो हमने पूरी करनी है, तो उसमें खुद ब खुद डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है। ये 5 मिनट का ब्रेक चाय का है या वैसे ही ब्रेक है? हाँ चलते हैं। सारे क्वालिटी
देखिए ये तो अंदर आके देखिए छोटी प्लेट ले आते जल्दी आ जाए एक आम कैसा अंदर आए अभी नहीं किया यार ये किसके लिए लेके आए ये सब आपके लिए जाएंगे यार मुझसे भी दो हमारे बच्चा में चाय याद चाय किसकी पड़ गई जिसकी बड़ी उठा लें ये वाली नहीं अभी बाहर से लेके आ रहा हूँ जाते आ जल्दी आ और आप एनालाइज करोगे इसके वजह से कि आप पॉजिटिव डायग्राम की भी क्वालिटी बता दो इसे अप्लाई करो या अप्लाई करो ये वाला बिस्किट होगा कलोनी वाला आई लाइक कलोनी यहाँ में हो सकता और उसके बाद क्या क्या अगर सारे स्टूडेंट्स हमारे तो मेरा वाला कोर्स वाला का पार्ट है आप कोर्स वाला बनाऊंगा हर किसी की अलग अलग रिकमेंडेशन हो सकती है सर वो तो होना चाहिए और अगर हर प्रॉब्लम बेस्ड है तो उसको मेंशन करें सर यही प्रॉब्लम है कि मैंने ऑप्टिमाइज करना है अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है पहले तो आप रूट कॉज